नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 27 अगस्त 2024 को हुए यूजीसी एनटीए नेट के हिंदी विषय के कट ऑफ के ऊपर। वैसे तो हम कट ऑफ पर थोड़ा कम ही चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप सभी के अनुरोध इतने आ गए कि मैं अपने को रोक नहीं पाया और मुझे लगा कि आप सभी के लिए थोड़ी बहुत चर्चा इस विषय पर करनी चाहिए। तो हम जब भी तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने के साथ ही हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और मैं भी आप ही लोगों के कारण थोड़ा बहुत सोचने का प्रयास करता हूँ। तैयारी का नाम ही है कि पहले आवेदन कीजिए, फिर परीक्षा दीजिए, फिर आंसर की का इंतज़ार कीजिए, फिर कट ऑफ का निर्धारण या फिर कट ऑफ के बारे में चिंतन कीजिए, फिर रिजल्ट्स। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि तैयारी को कंप्लीट करते हैं। और उसमें जब भी हम कट ऑफ की चर्चा करते हैं, तो कट ऑफ सांत्वना के लिए हो सकती है। कौन परिणाम से नहीं डरता है? सभी लोग परिणाम से डरते हैं, लेकिन जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो हम अपना मूल्यांकन कर पाते हैं कि इसके अंदर है कि नहीं। कट ऑफ हमेशा सही हो, ये नहीं कहा जा सकता है। फिर भी हमने रिसर्च किया पिछले साल के कट ऑफ को लेकर, इस बार के क्वेश्चन पेपर को लेकर, तो एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं और आप भी देख सकते हैं कि आप इस कट ऑफ के अंदर हैं कि नहीं हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं विस्तार से। यूजीसी नेट हिंदी 27 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था और अगर इसके कट ऑफ की बात करें, तो अब तक जो यूजीसी एनटीए नेट ने कट ऑफ जारी किया हुआ है, वो लगभग 25 कैटेगरी में, आपके पास पीडीएफ भी होगा और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा भी, 25 कैटेगरी में कट ऑफ को बनाया जाता है, जिसमें कि मुख्य तौर पर 4-5 कैटेगरीज हैं जिनको कि प्राय प्रमुखता दी जाती है, जिसमें जनरल हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। तो इसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से तो 5 हैं। पीडब्ल्यूडी में कई अलग-अलग कैटेगरी, लगभग 20 कैटेगरी मैंने देखा और मैंने भी पहली बार ही इस कैटेगरी को देखा, तो हमको लगा कि कट ऑफ सामान्य रूप से हम 4-5 कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कैटेगरियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अलग-अलग। ठीक है, फिर भी 25 पे हम नहीं चर्चा करेंगे, चर्चा हम करेंगे मुख्य तौर पर 6 कैटेगरी के ऊपर कि उनकी कट ऑफ क्या हो सकती है और उसी में सभी चीज़ें आ जाएँगी। जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में बँटा हुआ ये एग्ज़ाम है, जिसमें कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी कि टोटल 300 नंबर का एग्ज़ाम है। ठीक? जो भी विद्यार्थी पहली बार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं और वो बार-बार पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन उनके सही होंगे, तो वो इस परीक्षा में क्वालीफाई हो जाएँगे या फिर सेफ ज़ोन में रहेंगे। तो हमने सोचा कि लगे हाथ उन विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया जाए जो पहली बार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या फिर तैयारी करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब भी आप तैयारी करने जाइए, तो अपने कैटेगरी से ऊपर उठकर तैयारी कीजिए। आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, क्या हैं? इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में से आपको निकालना है। आपको कोशिश ये करना है कि फर्स्ट पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन आप सही करें और सेकंड पेपर जो कि स्पेशली विषय पर आधारित है, उसमें 70 से 75 क्वेश्चन निश्चित तौर पर सही करें। यानी अपना टारगेट आप रखें 90 क्वेश्चन का, 150 में 90 क्वेश्चन का टारगेट रख के चलिए, तो आप निर्धारित कट ऑफ के अंतर्गत कहीं न कहीं दिखाई दे देंगे। तो पहली बार जो भी विद्यार्थी शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर बैठने जा रहे हैं या फिर तैयारी का मन बना रहे हैं, वो निश्चित तौर पर ध्यान में रखें, ठीक है? अब पहले नेट जो होता था, उसमें केवल नेट और जीआरएफ की ही कैटेगरी बनाई गई थी। लेकिन इस बार से एक कैटेगरी और जोड़ दी गई है पीएचडी की। यानी कि इसी नंबर के आधार पर आपका एडमिशन पीएचडी में भी होगा। नेट का मतलब हुआ करता था कि ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आप नेट हो रहे हैं तो तमाम राज्यों में, विश्वविद्यालयों में, आयोगों से जो डिग्री कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप आवेदक के रूप में फॉर्म भर सकते थे और थोड़ा और आपका अच्छा नंबर रहता था, तो आप जेआरएफ हो जाते थे, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ-साथ आपको जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए भी
मौका मिलता था। और जब आपका जेआरएफ के थ्रू पीएचडी में एडमिशन होता था तो आप एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर हो जाते थे। 2 साल के बाद यही जेआरएफ एसआरएफ के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। जेआरएफ की तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन एसआरएफ की चर्चा आप सुनते होंगे बहुत कम, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग रेयर केस में जेआरएफ से एसआरएफ होते हैं। जो तड़के में जेआरएफ होते हैं उन्हीं का एसआरएफ हो पाता है। जैसे आपके सामने मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, अब मैं जेआरएफ के साथ साथ एसआरएफ भी था शुरुआती दौर में। यानी वो विद्यार्थी जल्दी एसआरएफ होते हैं जिनका जेआरएफ एमए के दौरान ही हो जाता है और समय से उनका एडमिशन पीएचडी में हो जाता है और 2 साल के बाद वो एसआरएफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जेआरएफ और एसआरएफ को लेकर भी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है कि छोटी छोटी जानकारियों को भी आपको दी जाए ताकि आप एकदम से क्लियर रहें कि हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आखिरकार क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यूजीसी नेट अब 3 तरीके की परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करा रही है, खासतौर से नेट, जेआरएफ और पीएचडी के लिए, ठीक। अब हम दिसंबर 2023 के कट ऑफ को देखें, उसके आधार पर अगस्त 2024 के क्वेश्चन पेपर का मूल्यांकन करते हुए हम इस परीक्षा के अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो भी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी जिनको कि अनरिजर्व कहा जाता है, जिनके 80 क्वेश्चन सही थे वो नेट हो गए थे और 92 क्वेश्चन सही थे तो जेआरएफ हो गए थे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि पिछली बार दिसंबर 2023 में जो भी विद्यार्थी नेट हुए, जेआरएफ हुए, उसमें से जितने भी नेट हुए थे विद्यार्थी, वो इस बार यानी 27 अगस्त 2024 की बात करें तो वो निश्चित तौर पर प्रतिभाग कर रहे होंगे, ठीक है। वो ये अपने दिमाग में रखे होंगे कि 12 से 15 क्वेश्चन और सही कर लें, ठीक है। ये भीड़ तो यहाँ पर होगी, इस बार के एग्जाम में ये पूरी भीड़ होगी, उसमें और नए विद्यार्थी भी होंगे, ठीक। तो पिछली बार जो भी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में थे 80 क्वेश्चन किए तो नेट हो गए और 92 किए तो जेआरएफ हो गए। ओबीसी कैटेगरी में जिनके 72 क्वेश्चन सही थे वो नेट हो गए और 85 क्वेश्चन जिनके सही थे वो जेआरएफ हो गए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में जिनके 74 क्वेश्चन सही थे अब वो नेट हो गए और 89 यानी 89 क्वेश्चन जिनके सही थे अब वो जेआरएफ हो गए। एससी कैटेगरी में जिनके 68 क्वेश्चन सही थे वो नेट हो गए और जिनके 80 क्वेश्चन सही थे वो जेआरएफ हो गए। इसी तरीके से एसटी में जिनके 66 यानी 66 क्वेश्चन सही थे वो नेट हो गए और 78 क्वेश्चन सही थे वो क्या हो गए, जेआरएफ हो गए। और पीडब्ल्यूडी जिसमें मैंने बताया कि करीब 20 कैटेगरीज की चर्चा की गई अलग अलग, मतलब जनरल में पीडब्ल्यूडी, फिर ओबीसी में, इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है ना। तो मोटे तौर पर जिनके 65 क्वेश्चन सही थे वो नेट हो गए, ठीक है। और मोटे तौर पर अगर इसमें 70 क्वेश्चन जिनके सही हैं या फिर इससे प्लस हैं वो जेआरएफ हो गए, ठीक। तो ये तो कट ऑफ रही दिसंबर 2023 की। लेकिन अगर हम अगस्त 2024 की बात करें तो एग्जाम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हुआ था। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा तो अपेक्षाकृत मुझे कठिन लगा और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा आसान लगा। आसान का कारण ये है कि इसमें 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से परिचयात्मक रूप में थे, जिसमें रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया गया, क्रम पूछ लिया गया और जो भी रचनाकार लगे हैं उनके जन्म वर्ष को पूछ लिया गया, उनके क्रम को पूछ लिया गया और रचनाओं का सुमेलित आधार पर पूछ लिया गया कौन सी रचना किसकी है। एकदम सिलेबस के ऊपर आधारित था। शिफ्ट 2 के विद्यार्थी अपने क्वेश्चन पेपर को रखे होंगे, निश्चित तौर पर देखे होंगे क्योंकि हमने रिसर्च किया हुआ है। यहाँ पर देखिए पूरा मैंने लिखा हुआ है और फिर उसी चीज को यहाँ पर सामने आपको दिखाने के लिए लिखना पड़ा मुझे। तो 15 क्वेश्चन ऐसे रहे जो कि आपके गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कट ऑफ से ही नहीं बल्कि इस क्वालिफाइंग एग्जाम से ही पीछे हो रहे हैं, यानी कि आप पीछे जा रहे हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन जिनके सही होंगे वो लीड कर रहे होंगे, ठीक। और शिफ्ट 1 में हमने देखा कि 1 से 2 क्वेश्चन थे इस तरीके से परिचयात्मक, तो थोड़ा सा ये पेपर मुझे कठिन लगा। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि शिफ्ट 1 और 2 दोनों का नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके आधार पर कट ऑफ बनेगी, क्योंकि
जाहिर सी बात है कि एक समतल क्राइटेरिया तो अपनाई जाएगी दोनों शिफ्टों को लेकर, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि कई सीधे-सीधे प्रश्न पूछे गए थे। भले ही यूजीसी नेट के अंदर जो टेक्स्ट लगे हुए हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं, कठिन पूछे जाते हैं, उनका जो क्रम है वो भी बड़ा ही कठिन रहता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम सीधे-सीधे, आप कल्पना नहीं करेंगे, सवाल पूछा गया कि खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन-सा है? अब ये कौन विद्यार्थी नहीं बता पाएगा? अगर नहीं बता पाएगा तो फिर आप तैयारी करना छोड़ देना चाहिए उनको। तो देखिए सीधे-सीधे भी प्रश्न पूछे गए, इनकी संख्या कम नहीं थी, अब 20 से 25 क्वेश्चन थे। रिपीटेड प्रश्न भी पूछे गए, बस घुमा-फिराकर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, इनकी भी संख्या 20 से 25 थी। कठिन प्रश्न अगर हम देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कठिन थे। कहने का मतलब ये है कि आप आराम से, और वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को हल करना और घर पे आकर हल करने में बड़ा अंतर होता है। लेकिन जो क्वेश्चन आसान होते हैं, रिपीटेड होते हैं, सीधे होते हैं, एग्जाम हॉल में अगर परीक्षार्थी गलत करता है और घर पे आके देखता है तो बार-बार अपने को आत्मग्लानि महसूस करता है कि हमने क्या गलती किया वहाँ पर? हमें क्या जल्दीबाजी थी? अ रजनीश सर कितनी बार कह चुके हैं कि आपको घबराना नहीं है, आराम से देना है। फिर भी हमने उनकी बातों को नहीं माना। ये सारी चीज़ें आती हैं और अपने ऊपर, ब्लेम हम दूसरे के ऊपर नहीं करते हैं। भले गुस्से में कह देते हैं कि फलाना का कोर्स लिए, ढिकाना का कोर्स लिए, आप और उसके चैनल पे इतना समय हमने दिया, फालतू में दिया, अपने से पढ़ना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम का दिन बड़ा ही हेक्टिक होता है और उस दिन तो कई दिव्य ज्ञान भी मिलते हैं। तो एग्ज़ाम में बैठे हमेशा बैठते रहना चाहिए, एग्ज़ाम को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ हो गए हैं, वो आगे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का देंगे, प्रवक्ता का देंगे, पीएचडी का देंगे और एग्ज़ाम तो खत्म ही नहीं होने वाला है, ज़िंदगी का भी एक एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अगस्त 2024 के कट ऑफ को निर्धारित करें, तो जो भी इसका हमने पेपर का लेबल बताया कि कौन शिफ्ट कठिन था, कौन आसान था, किस तरीके के प्रश्न आए हुए थे, तो उनके आधार पर हमने जो अनुमान लगाया हुआ है, वो कुछ अनुमान इस तरीके से है जिसमें आप अगर यूआर कैटेगरी में हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, तो नेट इस बार होने के चांसेज़ हैं, जिनके 82 से 85 क्वेश्चन के बीच में सही है, वो नेट के पूरे हकदार हैं। और जिनके 95 से लेकर 100 प्रश्न सही हो रहे हैं, वो इस बार जेआरएफ होने के कगार पे हैं। ओबीसी में अगर देखा जाए तो 75 से 78 के बीच में जिन भी बच्चों के सवाल सही हैं, वो अपने को नेट के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी तरीके से जेआरएफ के लिए इनके लिए 87 से 90 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस का हम अगर अनुमान लगाएँ तो 77 से 80 के बीच में कट ऑफ रह सकती है और जेआरएफ के लिए अगर बात करें तो 90 से 92 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करें तो 70 से 72 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो नेट हो सकता है और जेआरएफ का हम बताएँ तो 82 से 85 क्वेश्चन के बीच में उम्मीद है कि कट ऑफ रह सकती है। एसटी कैटेगरी की अगर चर्चा करें तो 68 से 70 के बीच में नेट और 80 से 82 के बीच में जेआरएफ और पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो जिसमें कि अन्य भी कई कैटेगरीज़ हैं, सबको मैंने एक जगह कॉमन कर दिया है। जिन भी बच्चों के 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 70 प्लस क्वेश्चन इधर सही हो रहे हैं, तो इनका नेट और जेआरएफ होने का चांस ज़्यादा है। आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि इस बार पीएचडी को भी शामिल किया गया है, तो उसका कैसे मूल्यांकन किया जाएगा? अब ये उस विश्वविद्यालय के ऊपर निर्भर करेगा, जहाँ पे आपने अप्लाई किया है और वहाँ पर किस तरीके के कैंडिडेट पहुँचे हुए हैं। जैसे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं जेएनयू की बात करूँ, डीयू की बात करूँ, जामिया की बात करूँ, ठीक है? या फिर बीएचयू की बात करूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूँ या फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय को क्यों छोड़ें? तो तमाम जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो अच्छे खासे विश्वविद्यालय हैं, उनमें तो थोड़ी-सी कट ऑफ हाई ही रहेगी, लेकिन अन्य जगहों पर, जहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट के रूल एंड रेगुलेशन को यूजीसी द्वारा जो फॉलो कराया जा रहा है, अगर उसका पालन किया जाता है, तो फिर वो स्कोर के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कहाँ पर अ, आप एडमिशन लेने लायक हैं। वैसे तो अप्लाई आप अच्छे विश्वविद्यालय में ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो ये हमारा अनुमानित कट ऑफ था। आप इसको सांत्वना के रूप में देखिए या फिर मोटिवेशन के रूप में देखिए या फिर आप अपनी तैयारी के मूल्यांकन के रूप में देखिए। ये हमारा अनुमान है और अनुमान जो हमने लगाया हुआ है, वो ऐसे सतही तौर पर नहीं है। क्वेश्चन पेपर को हमने आंसर की आने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया था, पूरा बताया भी था।
दोबारा हमने क्वेश्चन पेपर को देखा और फिर उसके हिसाब से मुझे लगा कि पेपर में 15-20 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन या तो सीधे-सीधे पूछे गए या रिपीटेड मोड में थे या फिर थोड़ा-सा धैर्य रखकर आपको हल करने की माँग कर रहे थे। उसमें जल्दीबाज़ी नहीं करनी थी। अगर जो भी बच्चे अच्छे से क्वेश्चन पेपर को हल किए होंगे, वो निश्चित तौर पे इस कट ऑफ के अंतर्गत ज़रूर होंगे। तो आप सभी अपना भी अनुमान कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही है या फिर कितना आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि हमने जो भी अनुमान लगाया हुआ है, वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर एक बंद कमरे में क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के कट ऑफ के आधार पर मूल्यांकन करते हुए किया हुआ है। जिस कैटेगरी की मैं चर्चा कर रहा था, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि ये देखिए मेन कैटेगरीज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब मेन कैटेगरी हो गई और इसमें पीडब्ल्यूडी में आप देखिए कि कई कैटेगरी हैं। इतनी कैटेगरी है कि इनको अगर मैं पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? अलग-अलग ढंग की कैटेगरी हैं। 25 मैंने इसको गिना 25 कैटेगरी के अंतर्गत है। लेकिन अगर आप तैयारी करने जाते हैं, तो आपको कभी कैटेगरी को अपने ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ तक कि मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को भी बोलूँगा कि आपको भी बहुत ज़्यादा ये नहीं ध्यान में रखना है कि आप नीचे में ये कैटेगरी हैं, तो मेरी सीट बुक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर मूल रूप से मैं बोलूँ तो मेरी कैटेगरी दूसरे नंबर वाली है। लेकिन अभी तक जितनी भी मैंने नौकरी पाई है, वो सभी ऊपर वाली कैटेगरी में पाई है। क्योंकि हमने अपनी इस कैटेगरी को ध्यान में ही नहीं रखा। उसी हिसाब से हमने तैयारी किया कि हमें मतलब कि एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में अच्छा परफ़ॉर्मेंस करना है। ऐसा नहीं है कि किसी की सीट खाना है, कोई खाना खाएगा कि सीट खाएगा। वो सब सांत्वना के लिए है, आत्मसंतुष्टि के लिए। अगर आप में दम है, तो आप को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप एकदम से चीज़ों से थोड़ा-सा मुक्त होके तैयारी करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा और निश्चिंत रहेंगे। ठीक है ना? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मुझे लगा, आप सभी के अनुरोध पर हमने अपनी बातों को रखा है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा अनुमान कितना सही हो सकता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।